जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए क्लास 11 का हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। अगर आप लोग कक्षा 11 में हैं, विषय सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र देने जा रहे हैं, तो ये प्रश्न पत्र आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इससे आपको पता चलेगा आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस को आपको करना होगा, किस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो आज की इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है इसी तरह के मॉडल पेपर मिल जाएंगे जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और आप इससे एग्जाम के लिए प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है हमारा खंड का, जिसमें हमको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं। यानी कि 10 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो हमारा एक एक नंबर का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ जो है आप लोग शिक्षाशाला.com से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला यहाँ पर है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर, मथुरानाथ शुक्ल, दौलत राम, राम प्रसाद, निरंजनी। तो यहाँ पर जो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं वो हो जाएंगे ज्योतिरीश्वर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिरीश्वर। इसके बाद इसी में आपका सेकेंड क्वेश्चन है खा, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, नाटक, यात्रा, व्रत। तो यहाँ पर जो अंधेर नगरी है वो किस विधा की रचना है? तो अंधेर नगरी जो है वो नाटक विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, नाटक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु, चरित्रहीन। तो यहाँ पर जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे, बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पर जो द्विवेदी युग के लेखक हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको 5 दिए जाएंगे। पहले जो 5 होते हैं वो आपके गद्य से होते हैं। किससे होते हैं? गद्य से होते हैं। और इसके बाद जो दूसरे नंबर में 5 होते हैं वो आपके पद्य साहित्य से होते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कबीरदास भक्ति काल की किस काव्यधारा के कवि हैं? संत काव्यधारा, प्रेम काव्यधारा, राम काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा। तो यहाँ पर जो कबीरदास हैं वो भक्ति काल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो वो जो है संत काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था। तो गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था तुकाराम, आत्माराम, सीताराम, राम बोला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। क्या था? राम बोला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, रीतिकालीन कवि हैं। तो रीतिकालीन कवि हैं मीराबाई, रसखान, द्विजदेव, विद्यापति। तो यहाँ पर जो रीतिकालीन कवि हैं वो हैं द्विजदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1943 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1936 में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपके जो 2 क्वेश्चंस होते हैं वो यातायात के नियम से आते हैं। सड़क किस प्रकार पार करनी चाहिए बिना इधर उधर देखे? केवल बाएं देखकर, केवल दाएं देखकर, दाएं बाएं देखकर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दाएं बाएं देखकर। सड़क जब भी आप पार करें तो दाएं बाएं दोनों तरफ देख लें, इसके बाद ही आपको सड़क पार करनी है। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन चालक को सर्वप्रथम किस बात की जानकारी होनी चाहिए?
योग्यता, निर्धारित उम्र, परिपक्वता, ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी की जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हमको जो है यहाँ पर दो गद्यांश दिए जाएंगे। उन दो गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का आपको जो है संदर्भ सहित जो उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर ये जैसे गद्यांश दिया गया है, पूरा गद्यांश यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान, भक्ति और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है, और जहाँ ज्ञान और शक्ति होते हैं वहाँ आनंद भी होता है। तो इस तरह आपको गद्यांश दिया जाएगा। इसके बाद गद्यांश रिलेटेड आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या, आनंद की कुंजी क्या है, उसके अभाव में क्या होता है, आत्मा ज्ञान और आनंद का संबंध क्या है, जिसे आत्मा ज्ञान नहीं होता है, जिसे आत्मज्ञान नहीं होता है, उसकी क्या स्थिति होती है। अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है, आखिर चिंताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च। मिर्च में यदि कड़वाहट ना हो तो क्या कोई मिर्च प्रेमी उसे हाथ भी लगाएगा। वस्तुतः घुमक्कड़ी के कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं, उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि से चित्र अधिक खिल उठता है। जैसे यहाँ पर पहले पूछा गया है, पहले क्वेश्चन में उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाठ का नाम हो जाएगा अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। क्या हो जाएगा? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। और अगर हम लोग बात करें कि इसके लेखक, तो इसके लेखक हैं राहुल संकृत्यायन। कौन है? राहुल संकृत्यायन। ठीक है, संकृत्यायन। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। सुख का सबसे स्पष्ट रूप क्या है। इसी तरह आपको जो है टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 2 पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे, 2 पैराग्राफ में से कोई एक पैराग्राफ आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला देखिए पद्यांश है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज कौ पंछी फिर जहाज पर आवे। तो इस तरह आपको जो यहाँ पर देखिए पद्यांश दिए गए हैं, ये 4-5 लाइनें दी जाती हैं। और इनमें सबसे पहला जो प्रश्न होता है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा सूरदास, मतलब कि इसके जो कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे सूरदास। और सूरदास के पद से, किससे? पद, जो सूरदास के पद हैं उससे ये लिया गया है, तो शीर्षक इसका पद बन जाएगा। अथवा में अगर आपको ये भी नहीं आता है तो आप अथवा में दूसरा वाला कर सकते हैं, जोग जुगति सिखे सबे, मनो मह मुनि मैन, चाहत पिए अद्वैतता, कानून सेवत नैन। तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। क्या करना है? शीर्षक और कवि का नाम। तो यहाँ पर जो है इस पे जो है बिहारी के दोहे हैं, और इसके जो कवि हैं वो बिहारी जी हैं, ये आपका हो जाएगा। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने किसका वर्णन किया है? काम रूपी महामुनि ने संबंध में एक सखी नायिका से क्या कह रही हैं। तो इस तरह यहाँ पर भी आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, 5 प्रश्नों के आपको उत्तर यहाँ पर देने होंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 गद्यांश 2 पद्यांश दिए जाते हैं, उनमें से आपको कोई एक करना होता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के का पार्ट पर। तो निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां का उल्लेख कीजिए। सीमा, शब्द सीमा आपकी 80 शब्द है। यहाँ पर जो आपके लेखक के नाम है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो यहाँ पर 3 लेखक के आपको नाम दिए गए हैं। ठीक है, 3 लेखक में से किसी एक लेखक का आप लोग यहाँ पर जीवन परिचय दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसी का खा पार्ट। तो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा जो है यहाँ पर 80 शब्द, जैसे कबीरदास, महाकवि भूषण, गोस्वामी, तुलसीदास। ठीक है, इसके बाद है बलिदान अथवा प्रायश्चित कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यानी कि बलिदान और जो प्रायश्चित कहानी है उसके उद्देश्यों पर आपको यहाँ पर प्रकाश डालना है। अथवा आकाशदीप अथवा समय कहानी का सारांश लिखिए। तो यहाँ पर देखिए अथवा करके आपको दिए गए हैं, इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। इसके बाद है स्वपठित नाटक के द्वितीय अंक का कथानक अपने शब्दों में लिखिए, अथवा स्वपठित खंड काव्य की नायक नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए।
तो यहाँ पर भी अथवा करके आपको दो दिए गए, दो में से आपको कोई एक कर लेना है जो भी आपको इसमें आता हो। इसके बाद आ जाते हैं खंड खा पर। ठीक है, खंड खा से आपके संस्कृत और जो ग्रामर है उससे पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है दो संस्कृत गद्यांश यहाँ पर दिए गए हैं, इन दोनों में से किसी एक का संस्कृत गद्यांश आपको करना है, वो भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके बाद इसी में आपका खा पार्ट आ जाता है। तो खा पार्ट देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको दो श्लोक दिए जाएंगे। ठीक है, इन दो श्लोकों में से किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके बाद है निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किन्हीं दो के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे पहला है नाक में दम करना। नाक में दम करने का मतलब बहुत परेशान करना। घी के दिए जलना मतलब कि खुशी मनाना। आसमान टूट पड़ना मतलब कि मुसीबत आना। और घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब कि अपने घर की जो है कोई भी चीज है तो उसकी इज्जत नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कर लिखिए। मध्वरी का संधि विच्छेद है, क्या है, मध्वरी का संधि विच्छेद है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मधुधन अरि। क्या हो जाएगा, मधुधन अरि, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है पवनम का संधि विच्छेद है, क्या है, पवनम का संधि विच्छेद है पवधन्नम, पवधन अनम, पोधन अनम, पाधन वनम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पोधन अनम। पवनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पोधन अनम। इसके बाद है विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उसका संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या धन आले। क्या हो जाएगा, विद्या धन आले हो जाएगा। अगर हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विद्या धन आले। इसके बाद है दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर है सबसे पहले जगस्सु। तो जगस्सु का क्या होगा, पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, द्वितीय बहुवचन, सप्तमी बहुवचन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो जगस्सु की विभक्ति और वचन हो जाएगा वो हो जाएगा सप्तमी बहुवचन। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राग्याम में पंचमी विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, षष्ठी बहुवचन, चतुर्थी एक वचन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी बहुवचन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। जैसे नियत और नियति, पहले नियत का अर्थ होता है उसकी, और नियति इसका अर्थ होता है भाग, और जो नियत है यानी कि निश्चित है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा निश्चित और भाग। पहले नियत का अर्थ है निश्चित और दूसरी नियति का अर्थ होता है भाग्य। इसके बाद है हरि और हर। तो पहले हरि का अर्थ होता है विष्णु और हर का अर्थ होता है शिव जी यानी कि शंकर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विष्णु और शंकर। इसके बाद है जड़ का सही अर्थ है। तो जड़ का सही अर्थ है, ऑप्शंस दिए गए थे तपस्या, भाग्य, अचेतन, बुद्धिमान। तो यहां पर जो जड़ का सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अचेतन। क्या हो जाएगा, अचेतन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है करी शब्द के सही अर्थ को चुनकर लिखिए। हाथी, सूंड वाला, करने वाला, चोर। तो यहाँ पर जो करी शब्द का सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा हाथी। क्या हो जाएगा, हाथी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यांशों में से किन्हीं दो के लिए एक शब्द लिखिए जो आंखों से दिखाई ना दे। क्या है, जो आंखों से दिखाई ना दे उसे कहते हैं अगोचर, जो बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर, जो सेना के ठहरने का स्थान उसे कहते हैं सैन्य शिविर। क्या कहते हैं, सैन्य शिविर कहते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क्या है, किन्हीं दो वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है, उसके
कोई संतान ना था, दादी का प्राण निकल गया, मेरे को अभी जाना है। तो इनमें से किन्हीं दो वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो श्रृंगार रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उत्प्रेक्षा अथवा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद है दोहा अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपको दो दो नंबर में ये 6 नंबर के आपके पक्के हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए संपादक के नाम एक पत्र लिखिए अथवा अपने निकट की बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। पहला है शिक्षा में खेल कूद का महत्व, भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान, साहित्य और समाज, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और जो है भारत में आतंकवाद और समस्या समाधान और बेरोजगारी। ये 3 टॉपिक पर आप तैयार कर लेते हैं तो निबंध के आपके जो है 9 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है क्लास 11 का हिंदी का एनुअल एग्जाम का पेपर हमने आपको दिखा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।